सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग एक पिन से लेकर सभी चीजों का उत्पादन करता था, यद्यपि इसकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। चौथा, सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतों की सभी चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। पांचवा, सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी लगभग न के बराबर थी। छठा, संपत्ति पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सातवां, सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लिए जाते थे। आठवां, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाने से है। नौवां, मिल्कियत यानी कि मालिकाना हक का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। तो ये थी सब सोवियत प्रणाली के बारे में विशेषताएं। अब हम जानते हैं कि सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं क्या थी। सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, जो साम्यवादी शासन प्रणाली के आधार पर एक छत्र शासन करती थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और पूंजीवाद तथा व्यापार का विरोध था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, जहां समाज में संतुलन बनाए रखा जाता था। इस प्रणाली ने अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान की थी। तो आइए अब हम सोवियत संघ के इतिहास के बारे में जानते हैं। जोसेफ स्टालिन की भूमिका 1924 टू 1953। इन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया तथा सोवियत संघ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ मजबूत हुआ। इनके द्वारा किए गए कार्य: पहला, उद्योगों को बढ़ावा; दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई; तीसरा, खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। तो आप सब समझ रहे होंगे कि सोवियत प्रणाली तो एक बहुत ही उत्तम थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी कई दोष थे। तो अब हम चर्चा करेंगे सोवियत प्रणाली के दोषों की। सोवियत संघ में बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें दोषपूर्ण माना जाता था, जैसे कि पहला, नौकरशाही। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। दूसरा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी। लोकतंत्र की अनुपस्थिति तथा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने से लोगों को पहल करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, सोवियत संघ में सभी संस्थाओं में सुधार। सोवियत संघ के लगभग सभी संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, परंतु एक ही दल के कठोर नियंत्रण ने सभी संस्थाओं को लोगों के प्रति अनुत्तरदायी बना दिया था। चौथा, एक दल। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। पांचवा, 15 गणराज्य। 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बना था और साम्यवादी दल ने अन्य 15 गणराज्यों की जनता को उनके मामले, जिसमें सांस्कृतिक मामले भी शामिल थे, और प्रबंध व मनाने की इच्छा को भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। छठा, रूस का प्रभुत्व। सोवियत संघ के नक्शे में रूस 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। तो सोवियत संघ पर क्या शीत युद्ध का प्रभाव हुआ? चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्च हुआ। दूसरा, देशों से पिछड़ जाना। तीसरा, अर्थव्यवस्था का रुक जाना। चौथा, विकास की गति कम होना इत्यादि। क्या सोवियत प्रणाली प्रभावहीनता या जड़ता की अवस्था में थी? तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक
लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले सोवियत संघ स्थिर होकर पश्चिम के देशों से पिछड़ गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। तो सोवियत संघ अपनी ही नीतियों के द्वारा उसमें विघटन हुआ। अब हम आगे जानेंगे कि किस तरह से कौन से नेता किन नीतियों को लेकर आए जिससे कि सोवियत संघ को फिर से खड़ा होने का प्रयास किया गया। 1980 के दशक के प्रारंभ में सोवियत ठहराव की स्थिति में ही था। यही वह समय था जब मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में साम्यवादी दल की कमान संभाली। पश्चिम के देशों में सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, अतः उनकी बराबरी के लिए सोवियत संघ में सुधार आवश्यक थे। ऐसे कठिन समय में गोर्बाचोव ने पश्चिम देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने तथा सोवियत प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कुछ सुधार किए और ये प्रणालियां लागू की। पहली थी पुनर्रचना, दूसरी खुलनापन तथा तीसरी अर्थव्यवस्था में सुधार। इस सुधार प्रक्रिया में बड़े ही अनिश्चित, असाध्य व दूरगामी परिणाम हुए। सोवियत गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी साम्यवादी सरकारों को सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे समय में जब पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का एक के बाद एक पतन होने लगा तथा सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन के पतन का प्रभाव सोवियत संघ की अंदरूनी मामलों पर पड़ा, जिसकी परिणति उनके विघटन के रूप में हुई। गोर्बाचोव ने देश के अंदर लोकतंत्रीकरण हेतु जो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सुधार शुरू किए थे, उसका साम्यवादी दल के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ था। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोधी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां रूसी गणराज्य ने बोरिस येल्सिन आम चुनाव जीता था। शक्ति सोवियत संघ से खिसककर उन सोवियत गणराज्यों में पहुंच गई थी जो यूरोप के भाग थे। बाल्टिक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा गोर्बाचोव ने इन गणराज्यों को सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार अनेकों सोवियत गणराज्य संप्रभु राज्य बन गए। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ में ही साथ रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति तथा सभी गणराज्यों को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। सोवियत साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने अपनी नई पहचान के लिए 2 आदर्शों, पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपनाया। सोवियत संघ के विघटन तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के गठन की घोषणा बाकी गणराज्यों को, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए आश्चर्यजनक था। बहुत ही जल्द इन गणराज्यों को भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS का भाग बना लिया गया। रूसी संघ की सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसमें सोवियत संघ के राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ को सीट मिली। सोवियत संघ ने जो भी करार या संधि समझौते के लिए उनको निभाने की जिम्मेदारी भी इसे मिली। सोवियत संघ के बाद इसे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का दर्जा मिला तथा उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी कुछ सहमतियां की। इस प्रकार निरंकुश साम्यवादी शासन के अधीन महान व शक्तिशाली सोवियत संघ का विघटन व पतन हो गया। आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे कुछ लिखित कार्य करते हैं। प्रश्न 1, सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न 2, सोवियत प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न 3, क्या सोवियत प्रणाली जड़ता की अवस्था में थी। प्रश्न 4, गोर्बाचोव की कौन सी 3 प्रणालियां थी जो सोवियत संघ में सुधार ला सकती थी। तो आशा है अब आपको ये अध्याय का पहला भाग समझ में आया होगा और दूसरा भाग पढ़ने से पहले आप पहले भाग का भी अच्छे से अध्ययन करके आइएगा दूसरे भाग की तैयारी के लिए।